हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे केसेस के बारे में जिनका हमारी सोसाइटी पे बहुत इम्पैक्ट हुआ। कुछ ऐसे केसेस जो आज तक उनका रेफरेंस लिया जाता है और वो बहुत ही ज़रूरी ऐसे केसेस थे जिनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे कल्चर के लिए वो बहुत ही ज़रूरी था। तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के 10 ऐसे जजमेंट्स को हम समझते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स को हम समझते हैं, जिसको जो कि समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और समझते हैं कि उनका क्या इम्पैक्ट था। ठीक है, तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज पहला पार्ट है जिसमें हम समझते हैं कुछ केसेस। पहला केस है, पहले हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम है जस्टिस देना, यानी सुप्रीम कोर्ट का काम है जस्टिस देना। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि ये देखना कि कानून, जो भी पार्लियामेंट ने जो भी एक्ट बनाए हैं, जो भी लॉस बनाए हैं, वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, हमारे जितने भी हमें अधिकार मिले हुए संविधान से, उनकी रक्षा करना। तो हम ये समझते हैं कि कुछ ऐसे भी कानून होते हैं जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट दे दिया है, उसके बाद वो कानून बने हैं, जैसे पॉस्को एक्ट हो गया। तो हम समझते हैं कि क्या है ये। ठीक है, पहले हम समझते हैं केशवानंद भारती केस के बारे में। केशवानंद भारती केस बहुत ही फेमस केस है। आप किसी भी लॉ के, अगर आप किसी भी स्टूडेंट को जानते होंगे जिन्होंने क्लास किया हुआ है, तो उनको पता हुआ केशवानंद भारती केस के बारे में, या वो उनको अच्छे से ये याद होगा केशवानंद भारती केस। ये एक मठाधीश थे, एक मठ पे ये केस हुआ था। एक मठ ने केस किया था, स्टेट ऑफ केरला पे कुछ ज़मीन से रिलेटेड ये केस था, जिसमें पार्लियामेंट ने कोशिश किया था कि कुछ नियम बनाया जाए। ठीक है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आप नियम बना सकते हो, आप अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन जिसमें पहले कॉन्सेप्ट आया था डॉक्ट्रिन ऑफ, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें हम ये बोलते हैं कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप जड़ को नहीं बदल सकते हो। जैसे हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलतः जो जड़ है, उसको आप नहीं बदल सकते। आप कुछ भी करो, आपको जो करना है करो, आपके पास अधिकार है। आर्टिकल 368 में संविधान को संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो संविधान को और पार्लियामेंट को, ये दोनों को मतलब आप ये बोल सकते हो कि संविधान को चेंज नहीं करने के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करने के लिए जो पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था 368 में पार्लियामेंट को, कि आप संविधान को चेंज कर सकते हो, मतलब अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। तो जो वो ओवर पावर हो गया था, तो उस ओवर पावर को रोका, पार्लियामेंट को रोका सुप्रीम कोर्ट ने, उन पर रोक लगाया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमने समझा कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन, जैसे कि हमें जीने का अधिकार है, तो ऐसा नहीं है कि कल को पार्लियामेंट बोलेगा कि नहीं नहीं, अब जीने का अधिकार किसी को नहीं है, हम ये चेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा रहेगा। ठीक है, दूसरा समझते हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इनका पासपोर्ट सीज हो गया था, ठीक है, एयरपोर्ट पे। क्यों हुआ था ये रीज़न इनको नहीं बताया गया। ये कहीं बाहर जा रही थी भारत से और इनका पासपोर्ट सीज हो गया, उसका रीज़न नहीं दिया गया। तो इस पे आप समझोगे कि सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी लॉ का जो सही तरीका होता है पढ़ने का, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का काम भी ये भी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को इंटरप्रेट करे, ठीक है, उसके नियम को समझाए। तो हम समझते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें समझाया। देखिए, पासपोर्ट रोका, ठीक है, इस केस को उसने कॉन्स्टिट्यूशन के 3 आर्टिकल से कैसे जोड़ा। पहला जोड़ा उसने आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि हर किसी को जीने का, ठीक है, और आज़ादी का अधिकार है। तो आज़ादी का, अगर आप किसी का पासपोर्ट ले रहे हो और बिना किसी रीजंस के, आप उसको रीज़न भी नहीं बता रहे हो, तो आज़ादी तो आप छीन लिए। तो पहला आज़ादी का अधिकार आपने ले लिया। दूसरा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में जैसे आप जानते होंगे कि उसमें 5 क्लाउजेज हैं, जिसमें कि बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, काम करने का अधिकार, कहीं भी बसने का अधिकार, ये सारे अधिकार उसमें दिए हुए हैं। तो अगर आपको घूमने का अधिकार, आपका संविधान आपको बोल रहा है कि नहीं आपको घूमने का अधिकार है, तो कोई भी सरकार उसको नहीं छीन सकती है। ठीक है, तो इस पर संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बोलता है कि सबके लिए नियम कानून बराबर होता है, कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए कानून बराबर है। तो इसमें तीनों चीज़ का उल्लंघन हो रहा है। अगर आप किसी का पासपोर्ट रोक रहे हो, तो पहले तो आप नियम चेंज कर दिए उस व्यक्ति के लिए, ठीक है, उस व्यक्ति के लिए कानून बदल गया। दूसरा,
कानून बोलता है कि आपको बताना है रीज़न, आप रीज़न नहीं बता रहे हो, कानून बदल गया। दूसरा आर्टिकल 19 में आप उसको कहीं जाने नहीं दे रहे हो, जबकि उनको घूमने की आज़ादी है, आप उस पर भी रोक लगा रहे हो। आर्टिकल 31 बोलता है कि लिबर्टी है, लिबर्टी कहाँ आप दे रहे हो, आप मुझे आज़ादी दे ही नहीं रहे हो। तो इसको आप समझो कि कैसे उसने 3 आर्टिकल्स के बीच में उसको लाया सुप्रीम कोर्ट ने, और बोला कि नहीं, ये उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उनका उल्लंघन, उनको रोकने की कोशिश की जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स को आप नहीं छीन सकते हो किसी के, ठीक है। अगला हम समझते हैं मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है, बारे में। मिनर्वा मिल्स केस बहुत ही अच्छा क्लैरिफिकेशन है, अगर कोई यहाँ पे तैयारी कर रहा होगा जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो उसको वो कभी कभी जो नए नए तैयारी करते हैं ना, उनका कन्फ्यूजन होता है। फंडामेंटल राइट्स तो ये है, DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये होता है कि जब आप किसी भी सरकार को, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो कुछ सलाह लिख दिए गए कि सरकार ये चीज़ आगे चल के कर सकती है, ठीक है, कर सकती है, करना ही है ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हाँ, ये मे पे छोड़ दिया गया है। क्या, इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स टू डू, इफ़ गवर्नमेंट वांट टू डू इट, इट कैन डू इट। इट इज़ नॉट श्योर दैट ही शुड या ही शैल, या मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट को करना ही है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स सरकार को फॉलो करना ही होता है। आप किसी का भी फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकते हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति DPSP के लिए सरकार को फोर्स नहीं कर सकता है। जैसे कि जब आप बात करते हो DPSP की, तो अब आपने सबने सुना होगा, बहुत ही चर्चित है UCC, ठीक है, आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 UCC ये बोलता है कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए, ठीक है। तो सबके लिए सिविल कानून होना चाहिए, सबके लिए समान सिविल कानून होगा। जैसे कि हिंदूज़ का अलग होता है, हिंदू लॉ, मुस्लिम का मोहम्मदन लॉ अलग होता है, तो सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो ये जरूरी, आप किसी भी सरकार पे फोर्स नहीं कर सकते हो। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है कि DPSP में दिया हुआ है कि हाँ, सरकार अगर चाहे तो लागू कर सकती है, अगर ना चाहे तो नहीं कर सकती है। आप किसी को फोर्स नहीं, जैसे गोवा ने लागू कर दिया, उत्तराखंड ने लागू कर दिया, वो उनके ऊपर है कि वो लागू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। आप ये नहीं, आप कोई फंडामेंटल राइट नहीं है आपका, कोई आपका अधिकार नहीं कि आप सरकार से लड़ोगे कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए DPSP, ठीक है। तो इस केस में इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया गया कि क्या डिफरेंस होता है DPSP में और क्या डिफरेंस होता है फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। और इसमें जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, जैसे जिसमें आप सुना होगा कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट को, जिसमें बहुत सारे चीज़ ऐड हुए थे हमारे प्रियम्बल में, बहुत जैसे सेकुलरिज्म ऐड हुआ था, बहुत चीज़ें ऐसी थी जो ऐड हुई थी, ठीक है। तो उस अमेंडमेंट के बारे में इस केस में ये बोला गया था कि द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन प्रोविजंस ऑफ द 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, क्या स्ट्रक डाउन किया? तो emphasizing the basic structure doctrine limits the parliament power to amend the constitution, thereby restoring constitutional balance and reinforcing judicial review। जिसमें जुडिशियल, इसमें दो चीज़ हुआ। पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि भाई फंडामेंटल राइट्स और दोनों चीज़ डिफरेंस होता है DPSP। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, जैसे जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था ना, उसमें जुडिशियल रिव्यू को हटा दिया गया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जुडिशियल रिव्यू जो होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। जुडिशरी का जो भी चीज़, जैसे कोई भी कानून बना है तो उस पर अगर जुडिशरी अपना रिव्यू देना चाहती है, उस पर एक बार जांच करना चाहती है, उसको समझना चाहती है, इंटरप्रेट करना चाहती है, या फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती है, तो जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं। लेकिन जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, यानी उस समय इंदिरा गांधी जी थी, जस्ट इमरजेंसी के बाद, तो उस टाइम पे उन्होंने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हटा दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, इतना भी पावर नहीं है आपके पास कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को हटा दो, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है कानून बनाने का, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को संविधान के साथ ही छेड़छाड़ करने लगो, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ समझ में आई हमें। अगला हम समझते हैं दो केस के बारे में। पहला है MC मेहता ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा है शाहबानो केस।
आपने बहुत सुना होगा न्यूज़ में शाहबानो केस के बारे में कि मतलब बहुत चर्चा में ये केस रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ में जिक्र होते रहता है। ये जो कि मेंटेनेंस का एक सिविल केस है। दूसरा है इन्फॉर्मेंटल केस। एमसी मेहता का जो भी लॉ स्टूडेंट है उनको पता होगा कि एमसी मेहता सबसे कॉमन नेम है, सबसे ज़्यादा पीआईएल इन्होंने फाइल किया है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, जब तक हम लोग पढ़ रहे थे तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के नाम पे था, अब किसी और के नाम पे है, लेकिन उस टाइम तक इन्हीं के नाम पे था। तो इन्होंने बहुत सारे फाइल किए हुए हैं पीआईएल जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कि इन्वायरमेंट पे क्या नुकसान हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो एमसी मेहता का केस था ये गंगा पॉल्यूशन से रिलेटेड था। 1987 में 1987 में ये केस हुआ था कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारा कचरा अपना गंगा जी में डाल रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने पीआईएल फाइल किया था कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो खुद पे करें, यानी कि जो भी इंडस्ट्री पॉल्यूशन फैला रहा है, जो भी इंडस्ट्री पॉल्यूशन फैला रहा है, गंगा को गंदा कर रहा है, तो वो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट लाया था कि जो पॉल्यूटर है वही पे करेगा। इसी का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, यानी जो पॉल्यूशन फैला रहा है वही पैसा देगा। ठीक है, तो इसमें ये था कि जैसे आप जो गंदा फैला रहा है अगर आप उसी को अकाउंटेबल ठहरा दोगे तो गंदा कम करेगा। जैसे आप समझते हो ना कि जैसे कोई कचरा फेंक रहा है, आप उस पर फाइन मार दो तो वो अगली बार से कचरा नहीं फेंकेगा। ठीक है, वो सोचेगा कि कोई देख ना ले, तो एक बार होगा, 2 बार होगा, फिर अगर पकड़ा गया तो वो ये तो गारंटी तीसरी बार से वो नहीं फेंकेगा। तो वही कॉन्सेप्ट था ये लाने का कि अगर हम इन्वायरमेंट का जो भी इन्वायरमेंट को लॉस हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, गंगा को जो भी पॉल्यूशन हो रहा है फैक्ट्रीज़ की वजह से, अगर हम उस फैक्ट्रीज़ पे ही लगा दें कि भाई आप पॉल्यूशन कर रहे हो आप पैसा दोगे, आपके पॉल्यूशन के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई टैक्स पेयर अपना गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं देगी, तो वो पॉल्यूशन कम करेंगे। ये पीआईएल का बस ये मोटिव था। ठीक है, जिसमें हम समझते हैं कि आप अगर आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, उसमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, यानी कि पूर्ण रूप से जिम्मेवारी आपकी है। ठीक है, जिम्मेवार आप हैं, कोई और जिम्मेवार नहीं है। दूसरा हम समझते हैं शाहबानो बेगम केस के बारे में। ये 1985 का केस है, जो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड केस था कि इनके हस्बैंड ने इनको तलाक दे दिया था। ठीक है, और उसके बाद इनको मेंटेनेंस नहीं मिला था, तो इन्होंने मेंटेनेंस के लिए केस किया था, जो कि आप समझ सकते हो कि क्या है कि किसी भी जैसे हमारे जितने भी किताबें हैं, सीपीसी हो, सीआरपीसी हो या फिर आईपीसी हो, जो कि अब बीएनएस और बीएनएसएस में हो गया है, तो जो सीपीसी का कॉन्सेप्ट है वो मुस्लिम का जो सीपीसी है सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, और हिंदू का जो सीपीसी है सिविल प्रोसीजर कोड, इसमें जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, मेंटेनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे सीपीसी में सिर्फ वही नहीं आता है ना, उसमें आप हिंदू लॉज भी आ जाते हैं, मुस्लिम लॉज भी आ जाते हैं, जितने भी फैमिलीज लॉ हैं वो आ जाते हैं। तो जो फैमिलीज लॉ हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हिंदूज़ में अगर प्रॉपर्टी को, अपने एंसेस्टर के प्रॉपर्टी को लेने का तरीका कुछ और है, मुस्लिम में कुछ और है। ठीक है, शादी के बाद हिंदू में मेंटेनेंस का, गार्जियनशिप का कॉन्सेप्ट कुछ और है, वैसे मुस्लिम में कॉन्सेप्ट कुछ और है। तो ये जो सीपीसी वाले, जिसके लिए हम लोग बोल रहे हैं ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि सबके लिए सिविल कोड बराबर होना चाहिए, जैसे सीआरपीसी सबके लिए बराबर है, आईपीसी सबके लिए बराबर है, तो वैसे सीपीसी भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आया था शाहबानो के। जो ये केस हुआ था ये सीआरपीसी में हुआ था। ठीक है, ये केस सीआरपीसी में हुआ था, न कि सीपीसी में हुआ था। सीआरपीसी के थ्रू मेंटेनेंस मांगा गया था। ठीक है, जिसपे कि सिविल कोड को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को और मुस्लिम लॉ को, फैमिली लॉ, पर्सनल लॉ को बहुत ही इसके बाद चर्चा में आ गया था कि यूसीसी की ज़रूरत है इस केस के बाद। ठीक है, तो इस केस में मुस्लिम जो औरत थी, जो शाहबानो है, उन्होंने मेंटेनेंस क्लेम किया था अपने हस्बैंड से। ठीक है, हस्बैंड ने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं, सीआरपीसी जो नियम है वो सबके लिए बराबर है। ठीक है, सबके लिए बराबर है, और मेंटेनेंस जैसे कि अगर हिंदू कोई भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो क्रिश्चियन हो, वो सिख हो, वो जैन हो, अगर उसको मेंटेनेंस मिल रहा है तो हिंदू हो, ठीक है, कोई भी हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, जो भी फॉलो करता हो, तो उसको भी वही चीज़ फॉलो करना है जो एक मुस्लिम को फॉलो करना चाहिए। मतलब जो ये लोग फॉलो कर रहे हैं वही चीज़ मुस्लिम फॉलो, अगर इनको मेंटेनेंस मिल रहा है तो मुस्लिम की अगर महिला है, मुस्लिम महिला है, तो उसको भी तो मेंटेनेंस मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आप उसको मेंटेनेंस नहीं दोगे। ठीक है,
ये आप भेदभाव तो नहीं कर सकते हो ना मेंटेनेंस देने में, क्योंकि सीआरपीसी इन्होंने जो किया था, सीआरपीसी सबके लिए बराबर है, किसी भी मुस्लिम महिला के लिए, ठीक है। तो उनका ये अधिकार है कि उनको भी मेंटेनेंस मिले। आप ये भेद करके आप मेंटेनेंस नहीं दे सकते हो कि हाँ नहीं जैन का अलग नियम है, सिख के अलग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगला हम अब समझते हैं कंक्लूजन। हम क्या इसमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं, इसमें हम 5 केस समझें। 5 केस में सबसे इम्पोर्टेंट, अब ऐसा कोई नहीं कि कोई एक केस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पांचों केस है। अगले 5 केस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। इसको हम कंक्लूड कर देते हैं, किससे हमने ये समझा कि बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं संविधान के, इतना भी पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। नियम सबके लिए बराबर होते हैं। आप किसी का भी जो फंडामेंटल राइट्स है 14 हो 19 हो 20, किसी को भी फंडामेंटल राइट्स को आप नुकसान नहीं कर सकते हैं। इसमें हमने समझा कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या होता है, कि जो गंदा फैलाएगा वही पैसा देगा, ठीक है। इसमें हमने शाहबानो केस के बारे में समझा कि शाहबानो केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि नियम सबके लिए बराबर होता है। वो अलग का चीज़ है कि पार्लियामेंट ने इसको चेंज कर दिया। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने इसको पार्लियामेंट के थ्रू चेंज करा दिया इस नियम को। लेकिन यूसीसी की जो हवा है वो वहीं से उठी थी कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा 100 सब्सक्राइबर का टारगेट है, तो कृपया अचीव करने में हेल्प करें।